अपनी छोटी लौटती लहरों से किनारों को धो रहा था। नीले आकाश के ऊपर बादलों के सफेद टुकड़े तेज हवाओं से पक्षियों की तरह सरक रहे थे। समुद्रों में उतरती सी घाटी की तलहटी में समाया हुआ गांव सूरज की रोशनी में ऊँघ सा रहा था। गांव के ठीक प्रवेश पर सड़क के किनारे महाशय मार्टिन का एक इकलौता मकान था। ये एक मामूली मछुआरे की मिट्टी की दीवारों और घास फूस से ढकी छोटी सी झोपड़ी थी। वहां पे जेबी रुमाल के आकार का एक छोटे से बगीचे का चौरस टुकड़ा है जो वहीं बाढ़ से सड़क से अलग है। वहां पर प्याज, पत्ता गोभी और कई प्रकार की सब्जी भाजियां उग रही। पति उसका मछली पकड़ने चला गया है और उसकी जो औरत है वो एक बड़ी सी मकड़ी के जाले के समान मछली पकड़ने के जाल को गूंथ रही है। वहीं एक 14 साल की छोटी सी लड़की है जो गहरे रंग के पुराने चीथड़े को सिल रही है और उससे लगभग 1 साल छोटी लड़की एक छोटे से बच्चे को खिला रही है जो ना चल सकता है ना बोल सकता है। वहीं 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मुश्किल से 2-3 साल के होंगे। अपनी छोटी कोमल उंगलियों से मिट्टी को खोद रहे हैं और एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा है, बस एक छोटा सा बच्चा है जिसे सुलाने के लिए थपकी दी जा रही है। वही बस मध्यम धीमी मध्यम तेज गति में रोता जा रहा है। खिड़की के सिल पर एक बिल्ली भी सोई हुई है। वहीं पर गुलाबी बासी फूलों का ढेर लगा हुआ है। वहां पे मधुमक्खियां मिलमिला रही हैं। एक लड़की जो झूला झूल रही है अचानक चिल्ला उठी, माँ क्या है? माँ ने जवाब दिया। अच्छा, माँ और बेटी दोनों ही काफी परेशान थी सुबह से एक बूढ़े आदमी की वजह से जो दिखने में तो भिखारी की तरह लग रहा था और उनके मकान के आसपास मंडरा रहा था। उन्हें लगा जैसे ये वही आदमी है जो उनके पिता को जहाज पर ले गया है और चढ़ाया है। वो वही बोरे पर बैठा हुआ था। जब वो लोग समुद्र से वापस लौट कर आए तो देखा कि अभी भी वो आदमी वहीं पर बैठा हुआ है और लगातार मकान को घूर रहा है। वो काफी बीमार और ढीला सा लग रहा था। वो लगभग 1 घंटे तक वहीं निश्चल बैठा रहा। फिर उसे लगा कि घर के लोग उसे एक बुरा आदमी समझ रहे हैं तो वो उठा और एक पांव से घिसटते हुए वहां से चला गया। परंतु कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि वो फिर वापस आ गया। हाँ, लेकिन पहले की अपेक्षा वो थोड़ी दूर पे जाकर बैठ गया, मानो वो घर के लोगों की चौकसी कर रहा था। माँ और बेटी काफी डरी हुई थी। माँ थोड़ा ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो स्वभाव थी डरपोक है और उसका पति देवास्क्यू वो शाम से पहले लौट कर नहीं आने वाला था। अच्छा, उसके पति का नाम है देवास्क्यू और इसका नाम है मार्टिन। ये भाई दोनों दंपत्ति लेवास्की और मार्टिन के नाम से जाने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मार्टिन है उसका जो पहला पति था वो एक मछुआरा था और उसका नाम भी मार्टिन। तो अक्सर वो न्यू फाउंडलैंड में मछली पकड़ने जाता था। शादी के 2 साल हो गए थे तो एक बच्चा भी था और दूसरा बच्चा हुए भी करीबन 6 माह बीत गए थे। तो उसका पति 2 बैरी नामक जहाज जिसमें 3 पाल लगे थे डिप्पे नामक जगह से अदृश्य हो गया। अभी तक कोई जहाज की कोई खबर नहीं आई थी। ऐसा माना जा रहा था कि या तो वो जहाज कहीं खो गया है या पानी में कहीं डूब गया है। मैडम मार्टिन को अपने बच्चों को पालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उन्होंने अपने पति का इंतजार करते हुए करीबन 10 साल बिता लिए। हालांकि वो एक साहसी औरत बन चुकी थी तो एक स्थानीय मछुआरा जिसका नाम देवास्क्यू है उसने उनको शादी का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हाँ कर दी। और भाई 3 साल के इंतजार में उन्होंने अपने नए पति को 2 बच्चे दिए। रोटी महंगी थी और मांस उस घर से लगभग अपरिचित। तो ठंड के मौसम में अक्सर वो स्थानीय बैंकरों के हाथों कर्ज में डूब जाते थे। इसके बावजूद उनके बच्चे लगातार बढ़ रहे थे और तंदुरुस्त थे। पड़ोसी कहते थे कि भाई मार्टिन और लेवास्की बहुत अच्छे लोग हैं। मार्टिन खील की तरह मजबूत और लेवास्की से अच्छा कोई मछुआरा नहीं। तो जो सच है। तो मार्टिन की लड़की कहीं बाढ़ से वापस लौट रही थी तो वो भिखारी उस लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे उसको पहचानता हो, जानता हो। हालांकि वो
पास के किसी गांव का ही भिखारी था, लेकिन माँ सच्चाई जानती थी। नहीं नहीं, ये कोई स्थानीय आदमी नहीं है ना? ये एक निश्चित कटु सत्य था। उस भिखारी की निगाहें मकान पर अब तक टिकी हुई थी। मैं लगातार मकान को घूर रहा था। मैडम मार्टिन बिफर उठी। उनका डर उनके चेहरे पर छाया हुआ था। वो फावड़ा लेकर घर के बाहर आ गई। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उस बीमार से दिखने वाले आदमी पर बिफर उठी। मैं हवा खा रहा हूं, उसने तीखी आवाज में उत्तर दिया। तुम इस तरह से मेरे घर की निगरानी रखकर मेरे घर के चक्कर क्यों लगा रहे हो? मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा हूं। क्या मैं थोड़ी देर यहां बैठ सकता हूं? मैडम मार्टिन को कुछ सूझा नहीं तो वो अंदर चली गई और वो आदमी वहीं पर बैठा रहा। करीबन 5 बजे के आसपास वो वहीं बैठा रहा। फिर 7 बजे के बाद वो कहीं उलझन हो गया। फिर शाम में जब निवास को लौट कर आया तो उसको इन सब की जानकारी तफसील से दी गई कि भाई क्या हुआ था, कौन आया था। निवास ने सोचा कोई ऐरा गहरा होगा, लोफर जो घर के चक्कर लगा रहा होगा, तो बगैर किसी तनाव के चैन की नींद सो गई। लेकिन उसकी पत्नी लगातार उसी आदमी के बारे में ही सोच रही थी। सुबह हुई तो तेज तेज हवाएं चल रही थी। निवास ने सोचा आज मौसम ठीक नहीं है, क्यों ना अपनी पत्नी की सहायता करी जाए जाल बनने में। तो मार्टिन की बड़ी लड़की जो ब्रेड लेकर कहीं से वापस लौट रही थी, वो दौड़ी दौड़ी आई और घबरा कर बोली, माँ माँ वो फिर आ गया। मैडम मार्टिन भावुकता से भर उठी थी। उन्होंने अपने पति से कहा, लेवास्क्यू जाओ जाओ, उससे कह कर आओ कि वो इस तरह से हमारी निगरानी ना रखे। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई हूं। लेवास्क्यू एक हष्ट पुष्ट मछुआरा जिसका चेहरा लालिमा लिए हुए था, उस पर भूरी दाढ़ी, चमकदार पुतलियों से भरी नीली आंखें, उसकी मजबूत गर्दन मानो समुद्र में चलने वाली ठंडी हवाओं से बचने के लिए हमेशा 19 कार से ढकी रहती। वो घर के बाहर निकला, उस आवारा आदमी की तरफ बढ़ा। दोनों में बात होने लगी। अच्छा, माँ और बेटी दोनों ही किसी आशंका से पीछे की ओर ही खड़ी थी। अचानक लेवास्क्यू ने मैडम मार्टिन को आवाज दी। मैडम मार्टिन डर से चौंकी। अच्छा, एक चाय का प्याला और कुछ ब्रेड दो, इसने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो दोनों अंदर आ गए। उनके पीछे माँ और बेटी दोनों अंदर आ गए। वो भिखारी से दिखने वाला आदमी वहीं बोरे पर बैठ गया और खाने लगा। लेवास्क्यू अंदर आ गया था। घर के सभी लोग उसको घूरने लगे। उनकी घूरती नजरों को देखकर उसने अपना सर झुका लिया। लेवास्क्यू भी वहीं पास में बैठा हुआ था। लेवास्क्यू ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? सेट्टी से, उसने जवाब दिया। अच्छा, पैदल चलकर इस तरह? हाँ, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आपको इसी तरह से ही आना पड़ता है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? मैं यहीं आ रहा था। जब यहाँ किसी को जानते हैं? हाँ, शायद। घर के सभी लोग मौन थे। वो भिखारी से दिखने वाला आदमी काफी बीमार सा लग रहा था। बीच में ब्रेड चबाते चबाते चाय की चुस्कियां भी ले रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों वाला था, भावहीन। उसको देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसने अपने जीवन में बहुत दुख भोगा है, बहुत तकलीफें झेली। लेवास्क्यू ने पुनः पूछा कि आपका नाम क्या है? बगैर अपना सिर उठाए उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम मार्टिन है। एक अजीब सी कपकपी सी मां सिहर उठी। वो एक कदम आगे बढ़ गई, मानो उसे और अच्छी तरह से देखना चाहती थी, पहचानना चाहती थी। क्या ये वही है जिसका वो इंतजार कर रही थी इतने सालों से? लेवास्क्यू ने पुनः पूछा, आप कहाँ जा रहे थे? आप यहाँ किसी को जानते हैं? हाँ, मैं
की निगाहों से मिली। दोनों अब लगे एक दूसरे को देखते रहे, मानो वो निगाहें आपस में जुड़ गई थी, कुछ कहना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी। मैडम मार्टिन ने अपनी दबी बुझी भर्राई हुई आवाज में कहा, क्या ये तुम हो मेरे पति? हाँ, मैं ही हूँ। बहुत ही सादे पल से कहा। लिवास्की ने उससे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? पहले पति ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं अफ्रीका के समुद्री तटों से आ रहा हूँ। हमारा जहाज टूटने के बाद हम एक लकड़ी के तख्ते के सहारे तैरते रहे। मैं पिकार्ड बर्टिनल किसी तरह बच सके, लेकिन हमें वहां के आदिवासियों ने पकड़ लिया था। मेरे दो दोस्त तो मर खप गए, लेकिन मैं किसी तरह बच के वापस आ गया, और इस तरह तो हूँ यहाँ पे। लिवास्की ने पुनः पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए? मार्टिन के आसपास जो बच्चे घेरे के खड़े हुए थे, उसमें से दो लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा, क्या ये मेरी लड़कियां हैं? हाँ, ये भाई तुम्हारी लड़कियां हैं। हे भगवान, ये कितनी बड़ी हो गई हैं। लिवास्की ने पुनः पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए? मार्टिन किंग कर्तव्य विमूढ़ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में उसने बतलाया, आप लोग जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आप लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं देना चाहता। हालांकि जब मैं घर के बारे में सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और आपके 3। आप लोग जैसा भी चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हालांकि जब मैं घर के बारे में सोचता हूँ, ये मेरे पिता ने मुझे दिया है और मैं यहाँ पैदा भी हुआ हूँ, और मेरे वकील के पास इस घर के कागज भी हैं। मैडम मार्टिन अभी भी अपने नीले अप्रेन से अपनी सिस्कियां दबाने की कोशिश कर रही थी। पास खड़े बच्चे भी उनके पास निपट आए थे और अचानक वो कौतूहलता से अपने पिता की ओर ताक रहे थे। तो लिवास्की के दिमाग में एक युक्ति सूझी। अच्छा, मार्टिन ऐसा करे कि हम लोग पादरी के पास चले, वही इसकी गुत्थी सुलझाएगा और आखिरी फैसला करेगा। मार्टिन उठा। जैसे ही अपनी पत्नी के पास से गुजर रहा था, उसकी पत्नी लिपट के रोने लगी। मार्टिन, मार्टिन, ये तुम हो मेरे पति, ये तुम हो। मार्टिन ने भाववेश में आकर उसके माथे पर चूम लिया। लिवास्की ही प्रतीक्षा करने लगा। लिवास्की ने कहा कि आओ हम चलें और इस बात का फैसला कर ही लें। जैसे ही मार्टिन गुजरने लगा तो अपनी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए उसने बोला कि हो सकता है तुम अपने पिता को प्यार करना चाहो। मार्टिन अपने दोनों लड़कियों के पास आया, उसने उनको गले लगाया, दोनों गालों को चूमा और दोनों घर के बाहर निकाले। थोड़ी दूर ही पहुंचे होंगे कि लिवास्की ने मार्टिन को पूछा, यार थोड़ा बहुत पीने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मैं थोड़ी बहुत दे सकता हूँ, मार्टिन ने उत्तर दिया। तो वहीं पास में कैफे था जो अभी भी खाली था, वो दोनों उसके अंदर चले गए। लिवास्की ने फिर उसको आवाज लगाई, अरे चिकार्ड, यार 2 ब्रांडी लेकर आओ, बढ़िया वाली। अरे मार्टिन है जो लौट आया है, तुम तो जानते हो। अरे 2 बहरे नमक जहाज का मार्टिन, अरे मेरी पत्नी का पहला पति। मैं जानता हूं तुम जानते हो। तो एक ठिकना था बैग में, उसके हाथ में 2 ग्लास, 1 बोतल। आया मार्टिन के पास। ओह, तो प्यारे मार्टिन, तुम वापस आ गए।